शिमला के एयरपोर्ट से बाहर आते ही मधु के चेहरे पर जैसे चमक सी आ गई। उसे खुश देखकर मीरा भी बहुत खुश हुई। मीरा ने जैसे ही एक कार पर होटल का नाम पढ़ा तो मधु से बोली, मधु वो रही होटल वालों की गाड़ी, चल। दोनों ने अपने अपने बैग उठाए और उस गाड़ी के पास पहुंची। ड्राइवर भी तुरंत गाड़ी से बाहर आ गया। उसने उन्हें देखते ही पूछा, आप मीरा शेखावत है? जी, मीरा ने जवाब दिया। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी के पीछे का डोर खोला और बोला, बैठिए। मधु अपना बैग लेकर गाड़ी की ओर बढ़ने लगी तो ड्राइवर बोला, मैम आप गाड़ी में बैठिए, सामान में रख दूंगा। मधु ने मीरा की ओर देखा तो उसने उसकी बांह पकड़कर उसे गाड़ी में बैठाया और खुद भी दूसरी तरफ से गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर ने दोनों के सूटकेस गाड़ी की डिक्की में डाले और गाड़ी स्टार्ट की तो मधु ने ड्राइवर से पूछा, भैया यहाँ बर्फ कब गिरेगी? ये सुनते ही मीरा ने तुरंत उसकी ओर देखा तो मधु झेपते हुए बोली, वो मुझे बर्फ गिरते देखनी है। ड्राइवर मुस्कुराते हुए बोला, मैडम यहाँ पर इस मौसम में बर्फबारी कभी भी हो जाती है। मधु मुस्कुराते हुए गाड़ी से बाहर देखने लगी। गाड़ी के दोनों ओर उसे घरों और सड़क के किनारों पर जमी बर्फ नजर आ रही थी, जिसे देखकर मधु बहुत खुश हो रही थी। लगभग 20 मिनट ड्राइव करने के बाद ड्राइवर ने एक बड़े से होटल के बाहर गाड़ी रोकी। मधु और मीरा दोनों गाड़ी से बाहर आई। मधु पर्स से अपना फोन निकाल कर बोली, मैं विनय और सुप्रिया को फोन करके बता देती हूँ कि हम होटल पहुंच गए हैं। नहीं, मीरा उसके हाथ से फोन छीन कर बोली। मधु ने हैरानी से उसकी ओर देखा तो मीरा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, अरे हम अभी तो आए हैं, रूम में चलते हैं, कुछ खाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद उनसे मिलेंगे। ठीक है, पर हम आराम नहीं करेंगे, हम पहले होटल देखेंगे। मधु के इतना कहते ही मीरा मुस्कुरा दी। हाँ, पर पहले रूम में तो चल, मीरा उसका हाथ पकड़कर बोली और उसे होटल के अंदर ले गई। उसने होटल रिसेप्शन पर आकर पूछा, हाय आई एम मीरा शेखावत, मेरे नाम की बुकिंग है। वेट अ मिनट मैम, इतना कहकर रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने कंप्यूटर में चेक किया और फिर मुस्कुराते हुए बोली, जी मैम, 2 लोगों के लिए रूम बुक है, प्लीज आपकी आईडी दिखा दीजिए। मीरा ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस और मधु ने अपना पैन कार्ड उसे दिखाया। वो लड़की आईडी चेक करने के बाद मीरा को चाबी देते हुए बोली, ये लीजिए मैम आपके रूम की चाबी, 4th फ्लोर रूम नंबर 109। इतना कहकर रिसेप्शनिस्ट ने उस लड़के की ओर देखा जो मीरा और मधु का बैग लिए खड़ा था और बोली, सामान इनके रूम में ले जाओ। जी, वो लड़का बैग लिए जाने लगा। मधु मीरा की बांह पकड़े मुस्कुराते हुए होटल को देख रही थी। दोनों अपने रूम में पहुंची तो मीरा उस लड़के से बोली, 2 चाय लेकर आओ। वो लड़का सिर हिलाकर चला गया। मधु मुस्कुराते हुए रूम को देखने लगी। उसने अपना बैग चेयर पर रखा और जल्दी से रूम की खिड़की की ओर दौड़ी। रूम की खिड़की खोलते ही उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसे खिड़की से बर्फ की वादियां नजर आ रही थी। वो मुस्कुराते हुए मीरा की ओर देखकर बोली, थैंक यू मीरा। मीरा ने अपने बैग से कपड़े निकालते हुए पूछा, मुझे थैंक यू क्यों, मैं तुझे यहाँ थोड़ी लाई हूँ। वो तो हमारे कॉलेज के प्रोफेसर की मेहरबानी है जो उन्होंने हमें यहाँ आने का मौका दिया। मधु उसके पास आकर बैठी और उसने पूछा, अच्छा मीरा, विनय और सुप्रिया का रूम कौन सा है? मीरा ने तुरंत जवाब दिया, मधु वो दोनों इस होटल में नहीं, किसी दूसरे होटल में ठहरे हैं। ये सुनकर मधु उसे हैरानी से देखने लगी। उसका चेहरा देखकर मीरा वॉशरूम में जाते हुए बोली, मधु ये टूरिस्ट स्पॉट है, इसलिए यहाँ रूम आसानी से नहीं मिलते। उनके होटल में 2 ही रूम खाली थे, इसलिए विनय ने हमारे लिए यहाँ रूम बुक कर दिया। इतना कहकर वो वॉशरूम में चली गई। कोई बात नहीं, हम प्रोजेक्ट तो साथ ही बनाएंगे ना। मधु भी इतना कहकर बैग से अपने कपड़े निकालने लगी। तभी उसके फोन की बेल बज उठी। अपने पापा का नंबर देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो कॉल रिसीव करके बोली, हेलो पापा। मोहन ने मुस्कुराते हुए पूछा, मेरी बेटी ठीक से पहुंच गई? किचन में काम कर रही आरती तुरंत किचन के दरवाजे पर आकर मोहन की बातें सुनने लगी। दूसरी ओर से मधु ने खिड़की से बाहर देखते हुए जवाब दिया, जी पापा, हम दोनों बस अभी अभी पहुंचे हैं। मैं बस आपको फोन करने ही वाली थी। मोहन मुस्कुराने लगे और बोले, बेटा गर्म कपड़े हमेशा पहने रहना, इस वक्त वहाँ बहुत ठंड होती है और तुझे तो हल्की सी ठंड में ही सर्दी जुकाम और बुखार हो जाता है। प्लीज ध्यान रखना अपना। जी पापा, मैं अपना अच्छे से ध्यान रखूंगी, आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। खाना टाइम पर खाएगा और अपनी मेडिसिन लेकर ही सोइएगा, और प्लीज सोने से पहले दूध जरूर पीना। मोहन मुस्कुरा दिए, अच्छा मेरी माँ, मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगा। तू मेरी चिंता छोड़ और अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान दे। और हाँ, इतनी दूर गई है
तो शिमला में एंजॉय भी करना, सिर्फ प्रोजेक्ट ही बनाती मत रह जाना। जी पापा, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, कल सुबह फिर से आपको फ़ोन करूँगी। आप अपना और माँ का ख्याल रखिएगा। तू यहाँ की बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं अपना और तेरी माँ का ध्यान रखूँगा। बाय पापा। मोहन भी बाय बोले तो मधु ने कॉल कट कर दी। उसने खिड़की से बाहर देखकर अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली। दूसरी ओर करण गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तभी उसकी पास वाली सीट पर बैठे रोहित ने पूछा, वैसे करण, इंदौर से दिल्ली तक प्लेन में आना और फिर यहाँ से बाय रोड शिमला जाने का तुम्हारा आइडिया बड़ा सुपर्ब था। मजबूरी थी मेरी, क्योंकि तेरी वजह से मेरी फ्लाइट मिस हो गई और मुझे आज किसी भी हाल में शिमला पहुंचना था। वैसे तूने मुझे बताया नहीं कि तू मेरे साथ शिमला आने के लिए इतना बेताब क्यों हो रहा था। रोहित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वैसे मुझे खुद नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, पर प्रॉमिस कि जिस दिन मुझे पता चल जाएगा सबसे पहले तुझे ही बताऊंगा। करण ने इरिटेट होकर आहिस्ता से सिर हिला दिया। रोहित मन ही मन बोला, अगर मैंने तुझे ये बताया कि मैं मधु की वजह से यहाँ आया हूँ तो शायद तुझे ये बात पसंद नहीं आएगी, और वैसे भी मधु के लिए अपनी फीलिंग्स पहले मुझे खुद ही समझनी होगी, इसलिए ही तो मैं यहाँ आया हूँ। इधर मधु और मीरा दोनों रेडी होकर अपने रूम से बाहर आई तो मधु ने मीरा से पूछा, अब तो बता हम कहाँ जा रहे हैं, कब से पूछ रही हूँ, तू कुछ बोल ही नहीं रही है। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा और आगे बढ़ते हुए बोली, हम डिनर के लिए जा रहे हैं, और वो भी यहाँ की सबसे खूबसूरत जगह पर। मधु मुस्कुरा दी, वैसे मीरा, ये होटल तो इतना बड़ा है तो बहुत महंगा भी होगा ना। मीरा इरिटेट होकर बोली, हाँ महंगा है, पर हमें उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉलेज वाले ही इसके पैसे दे रहे हैं, तो तू इतना क्यों सोच रही है। अब प्लीज पुलिस वाली मत बन और चुपचाप चल। मधु मुंह बनाकर उसके साथ चलने लगी। दोनों तेजी से होटल से बाहर आई और होटल की ही गाड़ी में बैठी। मीरा ड्राइवर से बोली, चलो भैया। दोनों कुछ देर के सफर के बाद एक होटल में पहुंची। फिर दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और होटल के अंदर जाने लगी। तभी मधु ने फिर से पूछा, मीरा हम वहां भी डिनर कर सकते थे ना। हाँ कर सकते थे, पर यहाँ का खाना तुझे ज्यादा पसंद आएगा, मीरा मुस्कुराते हुए बोली। हम विनय और सुप्रिया को भी यही बुला लेते हैं। इतना कहकर मधु सुप्रिया को फोन करने लगी, पर मीरा ने उसके हाथ से फोन छीन लिया और बोली, क्या कर रही है मधु, अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी बात हुई है विनय से, वो दोनों डिनर कर चुके हैं, हम उनसे कल सुबह मिलेंगे, अब तू चलेगी क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। मधु कुछ कह पाती उसके पहले मीरा उसका हाथ पकड़कर उसे होटल के अंदर ले आई और एक खाली टेबल देखकर बैठ गई। मीरा मेन्यू कार्ड मधु को देते हुए बोली, ले ऑर्डर कर। मधु ने कार्ड से खाना ऑर्डर किया और फिर अपने चारों ओर देखने लगी। वो आहिस्ता से मीरा से बोली, मीरा मुझे तो लग रहा है कि हम किसी गलत जगह आ गए हैं, यहाँ तो हमारे चारों ओर सिर्फ कपल ही नजर आ रहे हैं। मीरा मुस्कुरा दी, वो तो आएंगे ही ना मधु, क्योंकि ये जगह है ही इतनी खूबसूरत कि बहुत से कपल अपने हनीमून के लिए आते हैं यहाँ। अच्छा मुझे एक बात बता, तुझे सच में लगता है कि इंदौर के सबसे बड़े रईसों में से एक द करण खुराना सच में अंदर से टूटा हुआ इंसान है? करण का नाम सुनते ही मधु के चेहरे से उसकी मुस्कुराहट जैसे गुम हो गई और वो बोली, पता नहीं मीरा, पर मुझे लगता है कि जब कोई इंसान बहुत तकलीफ में होता है तो वो लोगों से अपनी तकलीफ छिपाने के लिए या तो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है या फिर बेवजह मुस्कुराता है। करण खुराना क्या है ये तो मैं नहीं जानती और न ही जानना चाहती हूँ, पर मैंने उसकी आंखों में गुस्से के साथ दर्द भी देखा है। उसे मुझसे क्या परेशानी है मुझे ये भी नहीं पता, पर हाँ, पर आज जब उसने मेरी आंखों में आंसू देखे तो उसने तुरंत मेरा हाथ छोड़ दिया। तभी वेटर खाना लेकर आ गया। दोनों ही अपनी प्लेट में खाना निकालने लगी। पर उसे तुझसे क्या बात करनी थी? मीरा ने पूछा। मधु भी सोच में पड़ गई, पर फिर बोली, मुझे नहीं पता मीरा कि उसे मुझसे क्या बात करनी थी। मधु, आज हम दोनों पूरे 3 साल बाद एक साथ इंदौर से बाहर आए हैं। पिछली बार हम साथ में कॉलेज ट्रिप के लिए दिल्ली गए थे, उसके बाद आज आए हैं साथ में। मीरा के मुंह से दिल्ली का नाम सुनते ही मधु की चम्मच उसके हाथ से छूट गई और वो परेशान हो गई। मीरा ने उसे परेशान देखा तो तुरंत बोली, आई एम सॉरी मधु, मैं सिर्फ अच्छी यादों की बात कर रही थी, बुरी यादों की नहीं। मधु ने खुद को संभाला और फिर बोली, मीरा अच्छी हो या बुरी, मैं दिल्ली शहर के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, इसलिए प्लीज आगे से उस शहर का नाम कभी मत लेना प्लीज। अच्छा बाबा, नहीं लूंगी, कभी नहीं लूंगी, तू प्लीज खाना खा ले, मीरा ने कहा।
मधु बिना कुछ कहे चुपचाप खाना खाने लगी और मीरा भी। कुछ देर बाद मीरा फिर से बोली, मधु मुझे लगता है कि उस रात जिस लड़की ने तुझे उस राक्षस से बचाया था, जिसकी उस रात शादी थी, अब तक तो वो एक बच्चे की माँ बन गई होगी, है ना? मधु परेशान होकर बोली, आई होप कि उस रात उसकी शादी अच्छे से हो गई हो और तू जो कह रही है वही सच हो, क्योंकि अगर उस रात वो लड़की नहीं होती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होती। शादी क्यों नहीं हुई होगी उसकी? जरूर हुई होगी, आखिर उस लड़की के हाथों में मेहंदी तूने जो लगाई थी। हाँ, और गलती से उस लड़की की मेहंदी वाली ने उसके दूल्हे का नाम मेरी हथेलियों में लिख दिया था, याद है तुझे? मधु मुस्कुराते हुए बोली। ये सुनकर मीरा को हंसी आ गई और वो हंसते हुए बोली, और उसके दूल्हे का नाम अपनी हथेली पर देखकर तेरी क्या हालत हुई थी? सच में मुझे तो अब तक वो सब सोचकर ही हंसी आ जाती है। मधु भी हंसने लगी। वैसे मधु बहुत प्यारी लड़की थी ना, वो हमें बाजार में मिली फिर और हमारी इतनी अच्छी दोस्त बन गई कि उसने हमें अपनी शादी में भी बुलाया था। हाँ वो तो है मीरा, सच में वो बहुत प्यारी लड़की थी। उस लड़के से भी बहुत प्यार करती थी जिससे उसकी शादी हो रही थी, और वो लड़का, वो भी शायद उससे बहुत प्यार करता था। उस रात मैंने खुद उसे अपनी ही बारात में खुशी से नाचते देखा था। घोड़े पर बैठे हुए ही नाच रहा था, पर अफसोस कि मैं उसका चेहरा नहीं देख सकी। पर उसे इस तरह देखकर मुझे ये तो समझ आ गया था कि नंदिनी बहुत लक्की है। वो तो है, मीरा मुस्कुराते हुए बोली। मधु भी मुस्कुरा दी और खाना खाने लगी। दूसरी ओर करण और रोहित भी शिमला पहुंचे। करण ने अपनी गाड़ी एक बड़े से फार्म हाउस में आकर रोकी। गाड़ी रुकते ही एक बूढ़ा आदमी भागते हुए गाड़ी के पास आया और बोला, छोटे साहब आप आ गए, हम कब से आपकी राह देख रहे थे। करण गाड़ी से बाहर आते हुए बोला, काका महेश से कहकर मेरा सामान मेरे रूम में भिजवाइए, और मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज खाना तैयार करिए। इतना कहकर वो सीधे अपने कमरे की ओर चला गया। रोहित ने भी गाड़ी से बाहर आकर अपनी कमर सीधी की और बोला, फाइनली। तभी महेश दोनों का सामान गाड़ी से निकालते हुए बोला, रोहित साहब आप भी आने वाले हैं, ये तो मालकिन ने बताया ही नहीं था। रोहित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आज सुबह तक मुझे खुद नहीं पता था कि मैं यहाँ आने वाला हूँ, तो किसी और को कैसे पता चलता। इतना कहकर वो भी अंदर चला गया। महेश भी उनके पीछे ही सामान लेकर चल दिया। करण अपने कमरे में पहुंचते ही चीखा, महेश महेश। उसकी आवाज सुनते ही महेश के साथ साथ रोहित और काका भी दौड़ते हुए उसके रूम में आए। करण ने गुस्से में महेश से पूछा, महेश तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मुझे रेड रोजेस पसंद नहीं है, तो फिर इस फ्लावर पॉट में रेड रोजेस क्यों लगाए हैं? फेंको इन्हें बाहर, अभी के अभी। महेश डर के मारे तुरंत फ्लावर पॉट से फूल निकालने लगा। रोहित करण के पास आकर बोला, रिलैक्स यार, इतनी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? तभी काका भी बोले, छोटे साहब, शायद महेश के ध्यान में ये बात नहीं आई होगी कि आपको रेड रोजेस पसंद नहीं है, इसलिए उसने गलती से ये फूल लगा दिए होंगे, उसे माफ कर दीजिए। करण ने कोई जवाब नहीं दिया तो काका मुस्कुराते हुए फिर से बोले, आप दोनों जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाता हूँ। आज सारा खाना आपकी पसंद का बनाया है करण बाबा। ये सुनकर रोहित ने मुस्कुरा दिया और बोला, तो फिर जल्दी से खाना लगाए ना काका, मुझे भी बहुत भूख लगी है। काका सिर हिलाकर वहां से चले गए। उनके जाते ही रोहित ने करण के कंधे पर हाथ रखा और बोला, करण इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए प्लीज खुद को संभालना सीख और अपने गुस्से पर काबू करना भी, क्योंकि गुस्से में तू कभी कभी बेकसूर लोगों को भी हट कर देता है। उसकी बातें सुनकर करण एक बार फिर मधु के बारे में सोचने लगा। उसे याद आया कि कैसे आज उसने मधु की बाह इतनी जोर से पकड़ी थी कि उसकी आंख से आंसू बहने लगे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पलक कर खड़ा हो गया। जल्दी से आ जा, मुझे सच में भूख लगी है, इतना कहकर रोहित चला गया। उसके जाते ही करण ने अपना बैग खोला और अपने कपड़े कबर्ड में रखने लगा। इधर मधु और मीरा डिनर कर ही रहे थे कि तभी मधु की नजर सामने लगे आईने पर पड़ी, जिसमें उसे विनय, सुप्रिया और अपने कॉलेज के और बहुत से दोस्त नजर आए। वो तुरंत पलटी और सबको देखकर बहुत खुश हुई। सुप्रिया, इतना कहकर वो उनकी ओर दौड़ी। मीरा ने जैसे ही विनय और बाकी सबको देखा तो वो परेशान होकर बोली, मीरा अब तो तुझे कोई नहीं बचा सकता। मधु से बोला, झूठ, अब बस उसके सामने आने ही वाला है। मीरा ने तुरंत वेटर को आवाज लगाकर बिल पे किया। सुप्रिया ने जैसे ही मधु को अपनी ओर आते देखा तो वो भी खुशी से उठ खड़ी हुई और उसे गले लगाकर बोली, मधु तू यहाँ कब आई, और अगर तू यहाँ आ रही थी तो तूने हमें क्यों नहीं बताया?
मीरा चुपचाप आकर वहां खड़ी हो गई। तभी मधु ने विनय से पूछा, पर तुम सब एक साथ यहाँ क्या कर रहे हो? शिमला वाला प्रोजेक्ट तो तुम्हें, मुझे और मीरा को मिला है ना? प्रोजेक्ट? कैसा प्रोजेक्ट? हम तो यहाँ कॉलेज ट्रिप पर आए हैं, विनय बोला। ये सुनकर मधु हैरान रह गई और उसने तुरंत मीरा की ओर देखा। तभी विनय के पास बैठा समीर भी बोला, हाँ मधु, हम सब तो कॉलेज ट्रिप पर आए हैं, पर हमें बिल्कुल नहीं लगा था कि तू भी यहाँ आएगी। वैसे अगर तुम दोनों को शिमला आना ही था तो हमारे साथ कॉलेज की बस में ही आ जाती। मधु ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मीरा को घूर रही थी और मीरा उससे नजरें चुरा रही थी। What happened? Any problem? उनके चेहरे देखकर विनय ने पूछा। मीरा कोई जवाब देती उसके पहले ही उसके पास बैठी सिया ने पूछा, वैसे तुम दोनों आई कब? हम कुछ देर पहले ही पहुंचे हैं और कॉलेज वालों ने हमारे रहने का इंतजाम यही पास में एक गेस्ट हाउस में किया है। तुम दोनों भी वहीं आ जाओ। मीरा ने तुरंत मधु का हाथ पकड़ा और विनय से बोली, विनय मैं तुम्हें सुबह फोन करती हूँ, फिलहाल मुझे और मधु को कहीं जाना है, बाय एंड गुड नाइट। इतना कहकर वो मधु का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गई। उनके जाते ही समीर ने सिया से पूछा, इन दोनों को क्या हुआ? सिया कुछ कहती उसके पहले ही सुप्रिया बोली, कुछ नहीं हुआ, वो दोनों कल सुबह हमें ज्वाइन कर लेगी। तुम खाना ऑर्डर करो, मुझे बहुत भूख लगी है। विनय ने वेटर को बुलाकर खाना ऑर्डर किया। दूसरी ओर मीरा मधु को होटल से बाहर लेकर आई। उसने उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बैठाया और ड्राइवर से बोली, भैया होटल चलो। जी मैडम, ड्राइवर ने इतना कहकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। मधु बिना कुछ कहे गाड़ी से बाहर देखने लगी। डर के मारे मीरा की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मधु से कुछ कहे। कुछ देर बाद वो हिम्मत जुटाकर मधु से बोली, आई एम सॉरी मधु, मैं बस होटल चलकर बात करते हैं। मीरा मधु बिना उसकी ओर देखे बोली। मीरा कुछ नहीं बोल सकी और चुपचाप बैठ गई, पर वो मन ही मन खुद से बोली, हे भोलेनाथ प्लीज एक आखिरी बार मधु को मना दो। आज के बाद दोबारा उससे झूठ कभी नहीं बोलूंगी, कभी नहीं, प्रॉमिस। दोनों कुछ देर में होटल पहुंच गई। होटल पहुंचते ही मधु बिना कुछ कहे गुस्से में गाड़ी से बाहर आई और होटल के अंदर चली गई। मीरा भी गाड़ी से बाहर आते ही उसके पीछे दौड़ी। मधु ऊपर जाने के लिए लिफ्ट के पास पहुंची ही थी, तभी मीरा उसकी बांह पकड़कर बोली, आई एम सॉरी मधु, अगर मैं तुझे सच बताती तो तू मेरे साथ यहाँ कभी नहीं आती, बस इसलिए मैंने तुझसे झूठ बोला। तभी लिफ्ट नीचे आ गई और मधु लिफ्ट के अंदर चली गई। मीरा भी उसके साथ ही लिफ्ट में आ गई। मधु ने ऊपर जाने के लिए बटन प्रेस किया तो मीरा फिर से बोली, मैं तुझसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी मधु, पर फिर भी तूने मुझसे झूठ बोला है ना? मधु उसे घूरते हुए बोली। तो मीरा ने अपना सिर झुका लिया। तू अच्छे से जानती है ना कि मुझे झूठ से नफरत है, फिर भी तूने मुझसे झूठ बोला। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी मीरा, नहीं थी। इतना कहकर मधु गुस्से में अपने रूम की ओर बढ़ी तो मीरा ने जल्दी से आगे बढ़कर रूम का लॉक खोल दिया। रूम में आते ही मधु ने कंधे पर टंगा अपना बैग उतारकर वहां रखी चेयर पर फेंका और वही साइड में रखा अपना सूटकेस उठाकर बैग पर पटका। उसने गुस्से में सूटकेस खोला और कबर्ड से अपने कपड़े निकालकर उसमें रखने लगी। मीरा ने उसके हाथ से कपड़े छीने और बोली, क्या कर रही है मधु? मधु ने उसके हाथ से अपने कपड़े छीने और गुस्से में फिर से सूटकेस में डालते हुए बोली, तुझे दिखाई नहीं दे रहा, वापस जाने के लिए पैकिंग कर रही हूँ। पर क्यों यार? मधु ने गुस्से में उसे घूरा और बोली, मीरा मैं जानती हूँ कि तू मुझसे बहुत प्यार करती है और ये भी जानती हूँ कि तू मुझे झूठ बोलकर यहाँ क्यों लाई है, पर फिर भी तूने जो भी किया है वो बहुत गलत किया है और इस बात के लिए मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। इसलिए मैं कल सुबह वापस जा रही हूँ और प्लीज मुझे रोकने की कोशिश मत करना। इतना कहकर उसने अपना सारा सामान उठाकर सूटकेस में डाला और सूटकेस बंद कर दिया। मीरा परेशान होकर खामोशी से उसे देख रही थी। मधु ने सूटकेस फिर से जमीन पर रखा और चेंज करने चली गई। मीरा परेशान होकर बेड पर बैठ गई। वो खुद से बोली, अब ऐसे क्यों बैठी है? तुझे तो पता था कि वो ऐसे ही रिएक्ट करेगी, अब कुछ सोच वरना मधु यहाँ से चली जाएगी। वो वहीं बैठकर ये सोचने लगी कि मधु को कैसे रोके। कुछ देर बाद मधु चेंज करके बाहर आई। उसे देखते ही मीरा उठकर खड़ी हो गई, पर मधु बिना उसकी ओर देखे गुस्से में जाकर बेड पर सो गई। मीरा हिम्मत करके बोली, तू हमेशा कहती थी कि तुझे बर्फ देखनी है, बर्फ की वादियां देखना तेरे सबसे खूबसूरत सपनों में से एक है। इसलिए जब कॉलेज वालों ने इस साल ट्रिप के लिए शिमला शहर का नाम लिया, मैंने तब ही सोच लिया था कि मैं तुझे यहाँ ले आऊं।
मधु गुस्से में उठकर बोली, और इसलिए तूने झूठ का सहारा लिया, बिना ये सोचे कि मुझे कैसा लगेगा। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया, पर मधु बोली, मीरा मैं हर पल भगवान से ये दुआ करती हूँ कि वो कुछ ऐसा चमत्कार कर दे जिससे मैं अपनी माँ का भरोसा जीत सकूं, उनके दिल में अपने लिए जगह बना सकूं। पर तेरे इस झूठ की वजह से अब शायद ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। पर हाँ, एक काम जरूर हो जाएगा, मैं अपने पापा का भी भरोसा हमेशा के लिए खो दूंगी। मीरा कुछ नहीं कह पाए और मधु गुस्से में फिर से सो गई। मीरा को रोना आ गया। आई एम सॉरी मधु, आई एम रियली सॉरी। तू जानती है कि मेरे लिए तेरी खुशी मेरी अपनी खुशी से भी ज्यादा मायने रखती है। मैं बस तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट चाहती थी, इसलिए मुझे तेरी खुशी के अलावा कुछ नजर नहीं आया। तू अपने बारे में कभी नहीं सोचती, अपनी फैमिली के लिए तू अपनी हर ख्वाहिश को रोज मारती है, और मैं चाहकर भी तेरे लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ दिनों के लिए तुझे शिमला ले आऊं, तो कुछ दिन के लिए ही सही तू अपना दर्द भूल जाएगी और अपने सपने को जी पाएगी। तेरा दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, प्लीज मुझे माफ कर दे। आई एम रियली सॉरी। मधु अपनी आंखें बंद करके बोली, बहुत रात हो गई है मीरा, सो जा। गुड नाइट। मीरा कुछ देर ऐसे ही बैठी रही, पर इस बार मधु ने कुछ नहीं कहा। मीरा बेड से उठी और चेंज करने के लिए वॉशरूम में चली गई। मधु ने अपनी आंखें खोली और पलटकर वॉशरूम की ओर देखा और फिर रोते हुए सो गई। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।